हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R = ml/ne² τ × A। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा था पिछले लेक्चर में, R = क्या होता है, ml/ne² τ × A। ये किसका फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। ये फॉर्मूला था प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रतिरोध में ये, इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि जब अगर हम किसी कंडक्टर को, उसकी भौतिक अवस्था को अगर हम फिक्स रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो mne² τ ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ये पूरा जो ये जो टर्म्स है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हमने क्या दिया था, क्या, रो, प्रतिरोधकता। रो = क्या आया था, m/ne² × τ। ये क्या है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर इसमें मैंने इसके जनरल टर्म्स बताए थे कि ये सब क्या है। m क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, m को क्या बोलते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर उसके बाद L क्या होता है, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, चालक की लंबाई। N क्या है, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बताए थे कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, फिर इसके बाद E क्या है, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर उसके बाद टाउ क्या है, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल जिसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ है चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल। और ये क्या है, और ये A है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये है। ठीक है, अब इसमें हमें ये जानना है कि ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे ये कंडक्टर है हमारा, चालक है, अलग अलग केस लेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इम्पैक्ट दिखाएगा। तो हम पहले लेंगे चालक, कंडक्टर के लिए, पहला केस ले रहे हैं चालक के लिए। ठीक है, फॉर अ कंडक्टर। तो चालक में हम क्या करते हैं, पहले चालक में देखते हैं रहता क्या है। ठीक है, अच्छा, चालक में होता क्या, चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से चलता है, वीडी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यही है। फिर उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, इस चालक में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें जानना है। ठीक है, तो अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसमें इनमें से क्या क्या चेंज हो सकता है वो देखना है। M तो चेंज होगा नहीं, M चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा वही रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी हमेशा वही रहेगा। बचा क्या, N और टाउ, ये भी चेंज होता है, लेकिन इन सबको भी मान करके इसमें पूरा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे N और τ है, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों पे इफेक्ट पड़ने वाला है हमारा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो ये दोनों चेंज होगा, ये दोनों फैक्टर क्या क्या, N और टॉ, ये दोनों फैक्टर चेंज होने वाला है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कराएंगे तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो
यहाँ पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हम ताप को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर वी सी डैट, हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो दो फैक्टर हैं। तो जैसे ही हम इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पहले से ही होता है। जैसे हम इस पे हम इस यहाँ पे टेम्परेचर को, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, मतलब कंपन बहुत ज़्यादा होगा। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत तेज़ से गति करने लगेगा इसी में। तो जब टेम्परेचर के बढ़ाने से जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, तो मूव करने से इसका कॉलिजन यानी जो टक्कर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम से मिलकर के बना होता है, मैंने बताया था ऐसे कि अगर ये कोई एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे उसको एनर्जी मिलती है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस, ये एटम क्या हो जाएगा, एटम बिकम्स पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है उसमें। तो क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कंपन बढ़ गया, मतलब इसके बीच का जो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन अपने, मतलब इसका वाइब्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब वाइब्रेशन बढ़ गया तो इसके बीच इलेक्ट्रॉन और वो जो कर्नल्स है इसके बीच में, उसमें क्या होगा, जो कॉलिजन वो भी बढ़ जाएगा। तो जब कॉलिजन बढ़ जाएगा मतलब फास्ट मूव करने लगेगा इसके बीच। तो फास्ट मूव करने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, जो पहले इलेक्ट्रॉन मतलब आराम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जानते ही हो, अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, इसके बीच में कितना इसको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले जब हम टेम्परेचर नहीं दे रहे थे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो मोशन कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो और फास्ट में मूव करेगा। जब फास्ट मूव करेगा तो इसका जो रिलैक्स करने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंपन क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसे लिखेंगे तो ये इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ताप को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ से वाइब्रेट करेगा, जुम मतलब बहुत तेज़ वाइब्रेट करेगा, तो कॉलिजन भी बहुत फास्ट होगा, यानी कि कॉलिजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, टक्कर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको हिंदी में टक्कर बोलते हैं, कॉलिजन बढ़ जाएगा। अच्छा, जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तब क्या होगा, कॉलिजन के बढ़ने से इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पहले जितने आराम से मतलब उसको रिलैक्स करने का मतलब टाइम मिल रहा था, दो पॉजिटिव आयन के बीच में जितना टाइम मिल रहा था अब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो फास्ट में मूव करने लगा, बार बार टकराने लगा, तो टकराने से इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, घट गया। तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, यानी कि टाउ क्या हो गया, घट गया। जब टाउ घटेगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब जब ये घटेगा, यहाँ पे टाउ घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पे देखो टाउ अगर घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर ये रिलैक्सेशन टाइम अगर घट रहा है तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, अच्छा, ये तो फैक्टर हो गया पहला, ये टाउ वाला। अब दूसरा फैक्टर एक एन वाला भी है, एन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, देखो ये भी देखते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो है ये भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि देखो इसके पास बहुत सारे एटम्स है अभी। तो अब एटम्स को क्या करेंगे, जैसे ये एटम्स है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे इसको एनर्जी, टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जब इसको मिलेगी तो ये जो एटम है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। जैसे ये बाहर आएगा, जैसे इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या होगा, ये एटम जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी के मिलने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ये किसके वजह से बढ़ रहा है, तो जैसे हमने एनर्जी दिया, तो एनर्जी देने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बाहरी कक्षा से बाहर आ गया, और बाहरी कक्षा से जितने एनर्जी पे वो बाहरी कक्षा से एटम
बाहरी एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर के बढ़ाने से, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वह न्यूनतम एनर्जी जिसपे किसी भी एटम से उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी इलेक्ट्रॉन के उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमने एनर्जी दी, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, तो यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर निकल रहा है, तो एन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी ना। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एन बढ़ रहा है, जब एन बढ़ रहा है तो क्या होगा, जब यहाँ देखो अगर एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा ना। एन के बढ़ने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी घटेगा एंड रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। तो ये है इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। जब कंडक्टर को जब हम कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के बढ़ने से उसके बीच इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है मतलब फास्ट में मूव करने लगता है। जब फास्ट में मूव करने लगता है तो वो कोलिजन बहुत फास्ट करने लगता है। जब कोलिजन बढ़ जाता है तो कोलिजन के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। सेम यहाँ पे हमने जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसके ये आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा। इसके अंदर में बहुत सारे एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलने लगा यानी कि एन बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा, एन बढ़ने लगा। तो जब एन बढ़ने लगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटने लगा। तो ये दोनों घटने लगा। तो अब बात आती है कि इसमें यहाँ पे बढ़ भी रहा है और यहाँ पे घट भी रहा है। तो ओवरऑल होता क्या, ओवरऑल ये देखा गया कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बहुत सारे एन पहले से ही है। अब उसमें थोड़ा सा और बढ़ गया तो कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एन वाला जो इफेक्ट है ये कैंसिल हो जाता है। यानी कि कंडक्टर में, किसमें, कंडक्टर में, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले ही बहुत अधिक होती है, इसलिए एन का जो प्रभाव है वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब नेग्लिजिबल ही होता माना जाता है इसको। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि चालक में एन की ताप पर, चालक में एन की ताप पर निर्भरता उपेक्षणीय माना जाता है। उपेक्षणीय मतलब इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। माना जाता है। तो याद क्या रखना है इसमें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत सारे पहले से है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें इसका जो महत्व उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका है, क्योंकि इसका कोलिजन बहुत ज़्यादा पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसका कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम घट गया है। तो जब रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः चालक में टेम्परेचर के बढ़ाने से, ताप के बढ़ाने से इसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, यानी कि चालक में ताप के बढ़ाने से प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ती है। तो यहाँ पे लिख देना इसको ऐसे शॉर्ट में समझने के लिए कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया चालक के लिए देखो, टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से टॉ क्या हो गया, घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम जब घट गया तो इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया।
तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, ये बात याद रखनी है चालक में। ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम हम बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसा है, बुक में दिया हुआ है ग्राफ, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता को रो बोलते हैं, एवं ताप के बीच ग्राफ, ताप को टी, और ये किसके लिए दिखाया गया, कॉपर के लिए। किसके लिए, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए जो ग्राफ दिखाया गया वो ऐसे दिखाया गया, इधर टेम्परेचर लिया गया, इधर रेजिस्टिविटी ली गई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, तो इधर रेजिस्टिविटी, इधर टेम्परेचर। तो देखा गया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कुछ इसका जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस टाइप से बन रहा था, ऐसे। टेम्परेचर के बढ़ाने से, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ऐसे। तो ये ग्राफ है किसका, हाँ, कॉपर का प्रतिरोधकता एवं ताप के बीच का ग्राफ, ये ग्राफ था। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या है, चालक के लिए हमने देखा कि चालक में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा केस ले रहे हैं अर्धचालक के लिए, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अब क्या होता है ये देखना है। ठीक है, वैसे तो सेमीकंडक्टर हम लोग का मतलब नेक्स्ट जो वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम फिजिक्स का, उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए पूरा एक चैप्टर ही पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आता है, उसमें पढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर इन डिटेल में उसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे याद देखना क्या है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होगा, देखो अब डायरेक्ट लिखते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंपन वगैरह सब होता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है अर्धचालक के लिए, जो सेमीकंडक्टर होता है ना, क्या सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर जो है कमरे के ताप पर, सेमीकंडक्टर कमरे के ताप पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। तो याद क्या रखना है, बात ये याद रखनी है कि अर्धचालक में क्या, अर्धचालक जो होता है वो कमरे के ताप पर कुचालक की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे उसमें ताप को बढ़ाया जाता है तो उसमें कंडक्टिविटी यानी कि उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, उसमें चालकता आ जाती है। ठीक है, तो कमरे के टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर सेमीकंडक्टर कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कमरे के ताप पर नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, इसीलिए वो कुचालक की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो कंडक्टिविटी मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो उसमें वो कंडक्टिविटी को शो करता है यानी चालकता को शो करता। लेकिन चूंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन शुरू में रहता ही नहीं है कमरे के ताप पर, इसीलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो अर्धचालक में अब क्या होगा, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने पर अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम जब घट जाएगा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा ये दोनों, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगा, टॉ के घटने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इधर देखते हैं इसमें क्या होगा। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगा, घट जाएगा।
टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, मतलब वो घटेगा, एंड रेजिस्टिविटी ये भी क्या है, घटेगी। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों घट जाएगा। देखो टेम्परेचर को बढ़ाए, ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये हो गया काम। तो हमें यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखना क्या है कि कमरे के ताप पर अर्धचालक में, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होती है। कमरे के ताप पर जो अर्धचालक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। जब नेग्लिजिबल है तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है इसमें सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, मतलब डोपिंग कराई जाती है। डोपिंग कराने से क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और उसके वजह से यहाँ पे, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर तब क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी आती है। ठीक है, तो वो डोपिंग हम पढ़ेंगे आगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो उसमें जानेंगे कि डोपिंग क्या होती है, और सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, उसमें इंस्ट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक होता है। तो एक्सट्रेंसिक में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे क्या देखा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से सेमीकंडक्टर में है नहीं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिलैक्सेशन टाइम पे उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। मतलब ये इसमें सिग्निफिकेंट, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंट इसका रहेगा, मतलब इसका महत्व है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ, एन बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा। जब एन बढ़ा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो गया, घट गया। तो याद क्या रखना है इसमें, हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः अर्धचालक में, किसमें, अर्धचालक में ताप के बढ़ाने पर, क्या, ताप के बढ़ाने पर, अर्धचालक में ताप के बढ़ाने पर क्या होगा, ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, घट जाता है। तो अतः अर्धचालक में ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता घट जाता है। याद रखनी, यही बात याद रखनी। उसमें चालक में क्या था, दोनों बढ़ जा रहा था टेम्परेचर के बढ़ाने पर, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों घट जाता है। जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाएगा तो क्या होगा, उसमें कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता क्या होगा, आ जाएगा। तो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, घट जाता है। तो ये बात इसमें याद रखनी है, यानी कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस घट जाता है एंड रेजिस्टिविटी भी घट जाती है, दोनों एक साथ। टेम्परेचर के बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इसके क्या गई, घट गई। अर्धचालक में जो एग्जाम्पल है इसका, अर्धचालक कौन कौन सा होता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, ये भी अर्धचालक है, जर्मेनियम, इसका सिंबल होता है Ji। सिलिकॉन हो गया Si। तो ये सब क्या अर्धचालक एग्जाम्पल है। तो अर्धचालक के लिए ये सब होता है। ठीक है, अर्धचालक में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का अर्धचालक के लिए, वो ग्राफ है किसके बीच, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच, वो ग्राफ ऐसा कुछ है। इधर टेम्परेचर है, इधर क्या है, टेम्परेचर है, और इधर क्या है, रेजिस्टिविटी है, या रेजिस्टेंस के लिए भी यही होगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इधर है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। शुरू में मान लो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब कम था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या घट गई। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर देखो टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप का जो मटेरियल है वो है मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु। पहला था चालक, दूसरा अर्धचालक, अब तीसरा क्या है, मिश्र धातु। एलवाइज के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
तीसरे टाइप का जो मटेरियल क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु में देखते हैं अब क्या होता है, फॉर सम एलवाइज, तो कुछ एलवाइज होते हैं, जैसे एलवाइज में क्या क्या है, नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गए, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये सारे क्या है, मिश्र धातु है, मैंगनीन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु के लिए देखा गया कि प्राय टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये लिखना है कि मिश्र धातु में ताप के बढ़ाने पर प्रायः इसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर प्रतिरोधकता अप्रभावित रहता है। तो क्या याद रखना है कि जो भी कुछ एलवाइज होता है, उस एलवाइज में ताप के बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मिश्र धातु में ताप के बढ़ाने पर प्रायः इसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, अप्रभावित रहता है, मतलब अनअफेक्टेड रहता है। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मतलब कोई परिवर्तन नियरली अनअफेक्टेड रहता है, अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या होगा, टेम्परेचर इधर है और इसकी रेजिस्टिविटी इधर है, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी होगा, के लिए वही बनेगा। तो रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, इधर शार्प ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि देखो इसका भी खुद का तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, वायर तो गर्म होगा ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, स्लाइटली थोड़ा सा, पूरा कांस्टेंट तो नहीं रहता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, ऐसा रहता है। कांस्टेंट का मतलब पूरा ये हो गया, तो पूरा ये नहीं रहता, थोड़ा सा स्लाइटली मतलब चेंज होता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि मिश्र धातु में ताप के बढ़ाने पर प्रायः इसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है, अप्रभावित रहता है। तो ये तीन क्या था, ताप का प्रभाव किस पे, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पे, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से चालक में क्या होता है, चालक में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ता है। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में टेम्परेचर के बढ़ाने से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता घट जाती है, जिससे उसमें उसकी चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। तीसरा क्या, मिश्र धातु में क्या देखा गया कि मिश्र धातु में टेम्परेचर के बढ़ाने पर प्रायः इसके जो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, मतलब अप्रभावित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब हम लोग जानेंगे कि कितना प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से जब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन आता है तो वो कितना आता है, उसकी वैल्यू जानेंगे निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म्स आता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा का मान दे दिया है 0.00125 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। 300 केल्विन पर अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो कह रहे किस ताप पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे इस साइड में हम फार्मूला लिख देते हैं, जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं इसमें। आर एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, और अल्फ़ा की अगर डायरेक्ट अल्फ़ा का अगर फार्मूला याद रखना है तो उसके लिए मैंने पढ़ाया था, बताया अभी, आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यही फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो पहले क्या दिया हुआ है क्या वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन करने। देखो, एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है, अल्फ़ा दे दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.00125 डिग्री सेल्सियस पर इन्वर्स दे दिया है। फिर कह रहे हैं इसका 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, यानी कि टी इनिशियल दे दिया है 300 केल्विन। शुरू में टी इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इस पे 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, यानी आर नॉट कितना है, 1 ओम है। कह रहे कि अब किस टेम्परेचर पे इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 2 ओम हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है टी एफ। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आर एफ की वैल्यू कितनी है, आर एफ की वैल्यू है 2, आर नॉट कितनी है 1 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.00125 इंटू 10 टू दी पावर, नहीं 0. इतना ही है। अल्फ़ा है टी फाइनल कितना है ये तो निकालना है हमें। टी इनिशियल दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक है, चलो अब 1 को इधर ले आते, तो 1 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बचेगा। फिर 1 को ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। पहले 1 को ले आया, फिर 1 को ले आया इधर, तो 2 में से 1 गया 1। अब ये इधर आएगा, तो क्या होगा 0.00125। अब इधर क्या बचा, टी फाइनल माइनस 300, यही बचा ना। अब इसको हम हटा देते हैं, तो जब हटाएंगे यहाँ से, जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप में लिख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, टी फाइनल माइनस 300 बराबर, पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 जीरो डिवाइडेड बाई 125 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, उस पर 3 जीरो आएगा। 5 से कैंसिल कर दो, 5 8 जा 40, उस पर 00, तो कितना हो गया 800। यानी कि टी फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का 300 इज इक्वल टू 800, तो वो 300 उधर भेज देते इसको, तो कितना हो जाएगा प्लस 300, कितना हो गया, टी फाइनल हो गया 1100, यानी 1100 केल्विन। तो ये हो गया इस आंसर, यानी कि 1100 केल्विन पे इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम 1 ओम से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी 3.5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमरे का ताप कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर इसका। शुरू में इसका जो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध कितना है, आर नॉट, इसको बोलते 100 ओम है। ठीक है, कह रहा है फिर अब कह रहा है कि किस ताप पर, हमें ये नहीं पता टी फाइनल, इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है 117 ओम। इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे 1.70 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चेंज इन टेम्परेचर और केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर में चाहे वो डिग्री में हो, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं। आर फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है, आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इंटू डेल्टा टी, मतलब यही हो गया। आर फाइनल कितना है 117 बराबर आर नॉट कितना है 100 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा कितना है ये 1.70 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। टी फाइनल कितना है, टी फाइनल है वो तो निकालना ही है। टी इनिशियल दिया हुआ है 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं 100 को इधर ले आते हैं, तो 117 डिवाइडेड बाई 100, ये प्लस 1 है इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.70 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू टी फाइनल माइनस
27, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 में घटा देना, 117 में से 100 घटेगा 17 बचेगा, तो 17/100, ठीक है, इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू टी फाइनल माइनस 27। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो इधर क्या बचेगा, टी फाइनल माइनस 27, टी फाइनल माइनस 27 बराबर कितना होगा 17/100। ये भी इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1.70 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है। सबको अब सॉल्व करना है बस। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 0 आ जाएगा। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी फाइनल माइनस 27 इज इक्वल टू कितना होगा 17। 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया, 10 बचा, 10 10 में से 10 की पावर 4 -4, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये 17 से 17 भी क्या हो गया, कट गया, ऊपर में क्या बचा 1, 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 10, ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 -27 हो जाएगा तो +27, तो कितना हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 117 में कितना डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस पे। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, उसमें अल्फा का मान निकालने के लिए रहता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करते, ठीक है। हाँ तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। क्या देखो, सिल्वर के एक तार का प्रतिरोध, ये एनसीईआरटी का 3.7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिल्वर के एक तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम है। तो कह रहे सिल्वर का क्या निकालना है, ताप गुणांक ज्ञात करना है, वही अल्फा निकालना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, RF माइनस R0, चाहो तो उससे निकालो, चाहो तो इसे निकाल लो, RF/R0 इंटू डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। इसमें दिया क्या है, टी इनिशियल कितना दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना टेम्परेचर पे 2.1 ओम है, ठीक है। अब इतना 100 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, R फाइनल इज इक्वल टू 2.7 ओम। बस अल्फ़ा निकालना है हमें, तो अल्फ़ा का मैंने फार्मूला यहाँ पे रख ही दिया। अब वैल्यू पुट करना है इस पर, तो आप लोग करिए इसमें पुट। क्या होगा, R फाइनल कितना है, R फाइनल है 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R0 कितना है 2.1 इंटू टी फाइनल 100 माइनस टी इनिशियल कितना है 27.5। 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, तो 0.6 अपॉन 2.1, ठीक है, इंटू ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो 6 अपॉन 21 इंटू यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा 10, यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 10, तो कितना हो गया 7 to 5, 10 से काट दें 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2, 5 4 जा 2, 5 5 जा, ठीक है। 3 से काट देते, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कितना हो गया 2 2 जा 4 अपॉन 7 को मल्टीप्लाई कर देना, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 3 31, 7 1 जा 7 3 10, 10 तो 15। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने पर जो आता है वो आता है 0.00394 आता है समथिंग, यही डिग्री सेल्सियस इनवर्स ही होगा, यही होगा आंसर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 यहाँ पे ले जाना है, इधर जब पॉइंट को 3 ले जाना है तो 3.94, तो राइट साइड 3 जाएंगे तो इस पर कितना हो जाएगा 3 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल ये जो टॉपिक है हमारा ये या आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।